Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कम्युनिटी. फ्रेंड्स, मैंने अपने इस चैनल पर ऑलरेडी CDP से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस डाल दी हैं जो कि आपके सीरेट एग्ज़ाम के साथ साथ आपके KVS, DTPSB, एचटेट, रीड, यूपीटेट हर एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस है. सो फ्रेंड्स, आज हम बिगिन करने वाले हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं और हम सबके बीच इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस किस टाइप के होते हैं. सो लेट्स बिगिन. फ्रेंड्स, अब आप इस ट्रीज़ को देखिए. जो ट्री है ये, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो हाथ है, ठीक है, ये हाथ क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, डिफरेंट साइज के हैं, अलग अलग इसमें कलर है और इवन जो हमारे हाथ की रेखाएं भी होती हैं वो अलग अलग होती हैं. ये हमें ये बताता है कि इंडिविजुअल यानी कि हर एक पर्सन क्या होता है, डिफरेंट होता है. इवन अगर ट्विंस भी हैं ट्विंस बच्चे भी हैं तो भी उनके बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिल जाते हैं. और ये डिफरेंस सिर्फ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी के बेस पे नहीं होता, बल्कि हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कॉग्निटिव जो एबिलिटी होती है उसके बिहाफ पर भी हम सबके बीच इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं. फ्रेंड्स, ठीक है. सो लेट्स बिगिन. इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है? सबसे पहले, इंडिविजुअल डिफरेंस रिवर्स टू द वेरिएशन ऑब्जर्व अमंग मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप इन अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक. यानी इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? जो वेरिएशन होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व अमंग मेंबर ऑफ अ ग्रुप. मेंबर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या होता है? जो सेम कैटेगरी के लोग होते हैं उनके बीच जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है. डिफरेंसेस हमें किस बेस पे दिखाई देते हैं? लैंग्वेज के बेस पर, कल्चर के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, जेंडर के बेस पर, एटीट्यूड के बेस पर, ठीक है. ये मेन और कॉमन जो डिफरेंस है ये है. जैसे कि कल्चर, हर किसी का कल्चर डिफरेंट होता है. हमें पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है इस तरीके से अपनी इनके नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशन, परंपराएं, रीति रिवाज इस तरीके से, तो उनका कल्चर डिफरेंट है. रिलीजन से ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि ये पर्सन हमसे अलग है. जेंडर से, एटीट्यूड से, ठीक है. इट इज़ एविडेंट दैट नो टू पर्सनस आर एग्जैक्टली लाइक. ये हमेशा एक सिद्ध हुआ है कि कोई भी दो इंसान जो है कभी भी सेम नहीं होते. जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां होती हैं ना, और 5 की 5 फिंगर्स यानी कि 4 उंगलियां और एक थंब, इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती, सब अलग होते हैं. ऐसे हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, डिफरेंट होते हैं. इवन चिल्ड्रन बोर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स और ट्विंस डिफर इन वेरियस एस्पेक्ट. यानी कि एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कितनी डिसिमिलरिटीज़ होती है, उसके साथ साथ जो ट्विंस बच्चे होते हैं उनके अंदर भी काफ़ी सारे डिफरेंस पाए जाते हैं. नेक्स्ट, ईच स्टूडेंट इज़ यूनिक इंडिविजुअल. यानी कि हर एक बच्चा जो होता है एक यूनिक इंडिविजुअल है. हर एक बच्चा अपने आप में क्या है, अलग है. डिफरिंग इन कॉग्निटिव एबिलिटी में, अफेक्टिव एबिलिटी में, सोशल मैच्योरिटी में, एबिलिटीज़ में, मोटिवेशंस में, एस्पिरेशन में, लर्निंग स्टाइल में, नीड्स, इंटरेस्ट, पोटेंशियल यानी काम करने की क्षमता, उन सब में हर एक बच्चा क्या है, डिफरेंट है. अदर फैक्टर कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट डिफरेंसेस इंक्लूड इनेट इंटेलिजेंस. यानी जो अदर फैक्टर है इनके अलावा वो क्या है, इनेट इंटेलिजेंस. यानी जो बच्चे के अंदर ऑलरेडी इंटेलिजेंस है जो कि उसको इनहेरिटेड मिली है वो अलग ही है, ठीक है. इसके साथ साथ फिर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड और इसके साथ साथ फास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस. बच्चे का जो भी सोशल लर्निंग बैकग्राउंड रहा है, सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड रहा है, वो भी बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा असर डालता है. इसके साथ साथ बच्चे का जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा हो, बुरा हो, गुड हो या फिर बैड हो, वो भी बच्चे की ग्रोथ में जो है डेवलपमेंट में असर डालता है, बच्चे की डेवलपमेंट ग्रोथ को अफेक्ट करता है, ठीक है. इससे भी हर एक बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल होता है. आप देखते हो कुछ बच्चे हमें अपनी एज से मैच्योर दिखाई देते हैं, ठीक है. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है उसकी पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस. उसने पास्ट में अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से क्या सीखा है, उसके बिहाफ पर बच्चे मैच्योर होते हैं. कुछ बच्चे इमेच्योर होते हैं, ठीक है. वो भी इसका रीज़न भी यही कि उसका जो एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस लिमिटेड रहे हैं, ठीक है. मम्मी पापा ने उनको सिर्फ जो है बिल्कुल सेफेस्ट जोन में रखा हुआ है. कुछ बच्चे अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर बातें करते हैं. ये सब चीज़ें जो है उनके पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज कोसेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण क्या क्या है? जो मेन कोसेज होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, ठीक है, जो मेन कोस है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, कैटेगरीज कर दिया गया है 2 पार्ट्स में. फर्स्ट इज हेरिडिटी. जो डिफरेंस फर्स्ट इज हेरिडिटी है, यानी ट्रेड्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं. एंड सेकेंड इज इन्वायरमेंट,
ठीक है। जो हेरिडिटी है, जो ट्रेड्स है, इंटेलिजेंस, फिजिकल, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ठीक है, रंग रूप, ये सब जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, ठीक है, हमारी जो बेसिक इनेटेड इंटेलिजेंस, ये सब हेरिडिटी का पार्ट है। इसके साथ जो हमें इन्वायरमेंट से मिला है, ठीक है, वो क्या क्या है, कल्चर हमारा, हमारी कम्युनिटीज़, हमारे रिलीजन्स, लैंग्वेज, ये सब हमें कहाँ से मिला है, हमारे इन्वायरमेंट से मिला है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हेरिडिटी बेस पर जो हमारे बीच डिफरेंसेस है, दूसरा जो इन्वायरमेंट बेस पर हमारे डिफरेंसेस है, ठीक है फ्रेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यही इन्होंने बताया है कि इनको मेन 2 कैटेगरी में डिवाइड करेगा। एक तो इनहेरिटेड ट्रेड्स, दूसरा एक्वायर्ड ट्रेड्स। जो इनहेरिटेड है यानी आपको पता है आपको हमें किससे मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है। और जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं वो हमें हमारी इन्वायरमेंट से मिलता है। इसके अंदर कल्चर, अपब्रिंगिंग, यानी कि जिस इन्वायरमेंट में हम बड़े हुए हैं और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस आ जाता है। Next is educators should not aim to narrow the gap between individuals or to equalize their ability and performance। इन जो एजुकेटर हैं जैसे कि टीचर्स हैं, उनको कभी भी जो गैप होता है इंडिविजुअल के बीच का, जैसे ये कोई बच्चा जो हाईली इंटेलिजेंस है, कुछ बच्चे स्लो लर्नर हैं, उनके बीच के गैप को जो है कभी भी इक्वलाइज करने के या फिर कम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। देयर एबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल बेटा डिफरेंट होता है, ठीक है। और वो डिफरेंट किस बेस पर होता है, हेरिडिटी बेस पर होता है, इन्वायरमेंट बेस पर होता है। हो सकता है जो बच्चा गिफ्टेड स्टूडेंट है, जो हाईली इंटेलिजेंस है, उसे वो जो ट्रेट है अपने पेरेंट्स से मिला हो, जिस वजह से वो एक ही बार चीज़ों को पढ़कर उनको लर्न कर लेता है, वो चीज़ उसके माइंड में सेट हो जाती है। पर मे बी सेकंड जो स्लो लर्नर है उसके अंदर वो एबिलिटी ना हो कि वो चीज़ों को बार बार रिवाइज करने के बाद भी अपने माइंड में स्टोर कर सके। ऐसी उनकी फिजिकल एबिलिटी भी डिफरेंट करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कभी भी हम एक एजुकेटर को नहीं सोचना चाहिए कि हमें इन दोनों के बीच के गैप को इक्वल करना है, इन दोनों के बीच गैप को हटाना है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि इसके अलावा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं स्टूडेंट आर एबल टू अनएबल टू लर्न वेल एंड फाइन। हम देख सकते हैं कि कौन सा रीज़न है कि बच्चा जो है ठीक तरीके से सीख पा रहा है या फिर नहीं सीख पा रहा है। क्या रीज़न है कि एक बच्चा बहुत स्मार्टली वर्क कर रहा है और दूसरा रीज़न है कि एक बच्चा स्मार्टली वर्क नहीं कर पा रहा है। एप्रोप्रिएट वे टू सपोर्ट एंड इन्हेंस देयर लर्निंग, हमें एक ऐसा मेथड ढूंढने की आवश्यकता है, एक एप्रोप्रिएट वे ऑफ लर्निंग उनको सपोर्ट करने की, जिससे बच्चा जो है अपनी एबिलिटी को और निखार सके और अच्छे तरीके से अपना जो है वर्क कर सके और कुछ सीख सके, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। हम सब जानते हैं कि हमारा एक जो इंडिया है, हमारा जो देश है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज बोली जाती है। भाषा के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी बोलियाँ भी बोली जाती है। और हम जिस स्टेट में जाते हैं, अलग अलग स्टेट में डिफरेंट टाइप्स की बोलियाँ, भाषाएँ जो है बोली जाती है, ठीक है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कि वेरियस टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। अब ये केस हमेशा नहीं होता कि इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस दैट जो लैंग्वेज हम स्कूल में यूज़ करते हैं, ठीक है, घर पे यूज़ करते हैं, अपने नेबर्स में यूज़ करते हैं, कि वो सेम हो। ऐसा नहीं है कि जो लैंग्वेज बच्चा घर पे पढ़ रहा है, ठीक है, एट होम यूज़ कर रहा है, नेबर्स में यूज़ कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर रहा है, स्कूल में भी वही लैंग्वेज यानी कि वही मीडियम ऑफ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है इंस्ट्रक्शन के लिए स्कूल में। ये सेम नहीं होता फ्रेंड्स। जैसे कि मैं हैदराबाद में पढ़ाती हूँ, यहाँ पे बच्चों की मदर टंग जो है, मदर टंग तेलुगु है, ठीक है। बच्चा जो है घर में तेलुगु में बात करता है, अपने नेबर में तेलुगु में बात करता है, पर स्कूल में वो इंग्लिश और हिंदी में बात करता है। इंग्लिश और हिंदी में उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, पढ़ाया लिखाया इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। पर इससे क्या दिक्कत आती है, दिस डिसेबिलिटी कैन लीड टू डिफ़िकल्टी इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग स्किल। इसकी वजह से बच्चे के अंदर डिफ़िकल्टी आती है, बच्चों को बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। किसमें, रीडिंग में। बच्चों को पढ़ना लिखना बहुत जल्दी नहीं आता, उनको चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती हैं, उनको लिखना नहीं आएगा, क्योंकि वो बच्चे उस लैंग्वेज से परिचित ही नहीं है, उस लैंग्वेज को बच्चे जानते ही नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे तेलुगु मीडियम से पढ़ के आते हैं, नर्सरी, LKG, UKG, उनको फर्स्ट क्लास में इंग्लिश और हिंदी से इंट्रोड्यूस करना, स्पेशली हिंदी से इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उनके लिए दोबारा से बेसिक से स्टार्ट हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्टी बच्चों को फेस करनी पड़ती है। और जिनके पेरेंट्स भी तेलुगु मीडियम है, जिनके पेरेंट्स को भी हिंदी नहीं आती, उनके लिए तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि रीज़नेबल हैं, जो कि रीज़न है कि बच्चे की लो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है, बच्चा लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख पाता। फर्स्ट इज़
नॉट अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। बच्चा उस लैंग्वेज से परिचित ही नहीं है, बच्चा उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, नेचर को नहीं जानता। जैसे बच्चा अगर हिंदी हम बच्चे को सिखाएं तो सबसे पहले हम बच्चे को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हम बच्चे को स्वर सिखाते हैं, स्वर के बाद व्यंजन, फिर मात्राएं सिखाते हैं, मात्रा के साथ 2 अक्षर शब्द, 3 अक्षर शब्द सिखाते हैं, तब जाकर बच्चा उस लैंग्वेज को सीख पाता है। फिर नॉट कॉम्प्रिहेंडिंग द स्कोप ऑफ लैंग्वेज। बच्चा जो है उस लैंग्वेज को, ठीक है, यानी कि जैसे हिंदी हम बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे के पास इतना जो है स्कोप ही नहीं है कि उस बच्चा उस लैंग्वेज को सीख सके, घर में यूज़ कर सके, स्कूल में यूज़ कर सके। ठीक है, टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा है, सिर्फ बच्चा उसी टाइम चीज़ों को जो है समझ रहा है, सीख रहा है, पर उसके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, घर में वो बात नहीं कर पाता क्योंकि घर वालों को भी तेलुगु आती है। इस तरीके से बच्चों को जो है ज़्यादा स्कोप नहीं मिल पाता, जिस वजह से बच्चा उस चीज़ को नहीं सीख पाता। बायसनेस रिलेटेड टू कास्ट, ठीक है, क्रीड, रेस एंड जेंडर डेट आर नॉट एड्रेस्ड बाय टीचर। अगर कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर बेस पे जो बायसनेस होती है, टीचर जो है उस चीज़ को टैकल नहीं कर पा रही है, उस बच्चों के साथ जो है भेदभाव हो रहा है, बायसनेस हो रही है, उस वजह से भी बच्चा को इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी दूसरे लैंग्वेज को सीखने में। ठीक है, जिसको मल्टीपल बच्चे जो सीख रहे हैं उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पे मेरे साथ बायसनेस हो रही है, जानबूझ के मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो टीचर को इस चीज़ को एड्रेस करना होता है। फिर रिलेक्टेंसेस ऑफ टीचर टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मदर टंग इन अ चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक टीचर के द्वारा मदर टंग की जो यूज़ है, मदर टंग का जो इम्पोर्टेंस है, उसको इम्पोर्टेंस ना देना, ठीक है, उसको एक तरीके से जो सेकेंडरी बना देना, क्योंकि हमें पता है कि छोटे बच्चे अपनी मदर टंग में बेटर सीख पाते हैं रेदर देन कि एक न्यू लैंग्वेज में। मैं जब अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ तो बेटा जो तेलुगु है, जब मैं कोई वर्ड सिखाती हूँ बच्चों से, तो मैं बच्चे से पूछती हूँ, बेटा आपकी तेलुगु लैंग्वेज में उसको क्या चीज़ बोलते हैं, अगर तेलुगु में बात बोलेंगी तो बताओ कैसे बोलेंगे। अगर आप सुबह सुबह जैसे कि मैं आती हूँ तो मैंने उनसे पूछा, बताओ जैसे गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो, इसको तेलुगु में बताओ, तो बच्चे बड़ी खुश होकर इंटरेस्ट लेकर जो है मुझसे बात करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि टीचर को हमेशा बच्चों की मदर टंग को इंपॉर्टेंस देना है। आप सब जानते हो कि इंडिया में जो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज यूज़ होती है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, मलयालम हो, हमें हर एक लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप केबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप रेडी रहो कि आपकी क्लास में वेरियस लैंग्वेज वाले बच्चे होंगे। मेरी खुद की लैंग्वेज मतलब क्लास में इंग्लिश, हिंदी, जो है मराठी वाले बच्चे हैं, कन्नड़ वाले बच्चे हैं, तमिल वाले बच्चे हैं, तेलुगु वाले बच्चे तो ऑलमोस्ट है ही है। ठीक है, तो आप रेडी रहो, आपको वेरियस लैंग्वेज जो है आपकी क्लास में देखने को मिलेगी। फिर है कल्चर, कम्युनिटी एंड रिलीजन। लर्नर्स फ्रॉम सोशली कल्चर डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। जो बच्चे जो है सोशली कल्चर डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, वो अक्सर चैलेंज फेस करते हैं एकेडमिक अचीवमेंट में। ठीक है, आप देखते हो तभी गवर्नमेंट ने उनके लिए जो है कुछ जो है प्रावधान बनाए हैं, उनको जो है छूट दी जाती है एज में किसी जॉब में भी, और जो है एग्ज़ाम के फॉर्म फीस भरने में भी उनको जो है थोड़ी छूट दी जाती है, उनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है, ताकि वो लोग जो है मोटिवेट होकर आगे बढ़ सके, उनका जो कल्चर बैकग्राउंड है, उनका जो बैकग्राउंड है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, वो जो है बढ़ सके और वो जो है मेन जो धारा है उसमें आ सके। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंटीग्रेट दिस लर्नर्स इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए उन सब लोगों को जो है मेन स्ट्रीम में डालने के लिए उनका जो पढ़ना लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया। आप सब जानते हो कि हमारे देश में अनेकता में एकता है। ठीक है, हम सब डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उसके बाद भी हम सब क्या है, एक है, और यही हमारे देश की क्या है, हमारे देश की परंपरा है, हमारे देश की खासियत है, तभी हमारा देश इनक्रेडिबल इंडिया है। फिर हम बात करते हैं जेंडर। आप सब जानते हो कि जेंडर के बेस पर हम सब के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जेंडर डिफरेंसेस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जेंडर जो है एक मुख्य भूमिका निभाता है। और जेंडर क्या है, जेंडर जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, सोशली कंस्ट्रक्ट जो है एक प्रावधान है, ये हम सेक्स नहीं है, यानी कि बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, ये क्या है, सोशली कंस्ट्रक्ट है, समाज द्वारा निर्मित धारा है। अब जेंडर और जो है जेंडर के बारे में मैंने जो है विस्तार से बात करी है अपने पहले वाले एक वीडियो में, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट जो आपके सीडीपी का एक पार्ट है, वो इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है डीटी प्लस में भी, केवीएस में भी, हर एक टीचिंग एग्जाम में वो इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपने फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, उससे आपको जो ओल्ड अच्छे तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। जेंडर जो है एक इम्पॉर्टेंस, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। ठीक है, ऑन एवरेज वुमेन, यानी हर एक महिला लगभग, वुमेन शो स्लाइटली सुपरियरिटी ओवर अ मैन इन, यानी कि हर एक वुमेन लगभग हर एक वुमेन जो है मैन से ज़्यादा
सुपीरियरिटी शो करती है। किसमें? यानी कि मेन से ज़्यादा एक सुपीरियर होती है मेमोरी में, याददाश्त में, भाषा में और एस्थेटिक सेंस में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट जो जेंडर है उन्होंने बोला है कि वुमेन के अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए, उनको भाषा यानी कि उनको पता होना चाहिए उनको अपने बड़ों से कितनी प्यार से बात करनी है, अपने छोटे से किस भाषा में बात करनी है, ठीक है। और उनकी जो याददाश्त ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती है। सुबह उठ के खाना बनाना है, खाने में क्या बनाना है, पैकिंग बच्चों की पैकिंग करनी है, पढ़ना है, लिखना है, पढ़ाना है, ये काम वो काम, उनको हर 4 चीज़ें याद रखनी पड़ती है। और ये सोशली कंस्ट्रक्ट है। अगर वुमेन छोड़ देना कि हाँ मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं भी आदमी की तरह काम करूँगी, मेरा जो काम है मैं सिर्फ वही करूँगी, मैं अब घर वालों की टेंशन लेना छोड़ देगी, तो वो वुमेन जो है इन सब चीज़ों से बिल्कुल जो है अलग हो जाएगी। यानी जेंडर के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगी एक तरीके से कि ये वुमेन जो है अपने कर्तव्यों को निर्वाह नहीं कर पा रही है, गलत है, ठीक है। क्योंकि जेंडर का सोशल कंस्ट्रक्ट है, उन्होंने नियम रूल रेगुलेशन बना दिया कि एक वुमेन को ये काम करने हैं, मैन को ये काम करने हैं। एक वुमेन को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है, आपको किस तरह की भाषा यूज़ करनी है, आपको चिल्लाना नहीं है, चीखना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, बहुत ही प्यार से बात करनी है, चाहे आपको गुस्सा भी आ रहा हो, आप अपनी भावनाओं को जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेमोरीज़ क्या जो है याददाश्त उनकी ऑलरेडी तेज रहती है, क्योंकि हर वुमेन जो हर चीज़ पर नज़र रखती है, क्या कब कहाँ कैसे किस तरीके से करना है। एस्थेटिक सेंस भी वुमेन के अंदर ज़्यादा होता है मैन से। वुमेन ऑफन एक्सेल टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट मे बी मोर इमोशनल इंक्लाइन कम्पेयर टू मैन। वुमेन अक्सर जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से पूरा करती है रेदर देन मैन, बट जो इमोशनली वुमेन जो होती है मैन से जो है कंपेयरली जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होती। मैन इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टेबल होते हैं, वुमेन जो इमोशनली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, थोड़ी वीक होती है, ठीक है। और ये वीकनेस नहीं है वुमेन की, ये क्या है, ये तरह से उनकी स्ट्रेंथ है कि वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशंस के बारे में। इमोशंस जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है बच्चे की लर्निंग में, सीखने में। फ्रेंड्स एक बार ना DSSB में और आई थिंक सीटेट में भी ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बच्चे की लर्निंग में अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। उस पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए थे, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशन, सोशल। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने जो है इमोशन लगा दिया था, बल्कि इमोशंस जो है इमोशनल जो क्राइटेरिया होता है वो गलत है, यानी कि वो बच्चे की लर्निंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब हैं, यानी हमें किसी बात का बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, हम लो फील कर रहे हैं, तो हम अपनी लर्निंग पे कभी भी लर्निंग को बहुत अच्छे से कभी भी नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट है। अगर हम मेंटली परेशान, इमोशनली हमें रोना आ रहा है, ठीक है, तो भी हम अपनी लर्निंग को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। और मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, हमारे अंदर जो है बड़े हर्ष उल्लास हो रखा है, उस टाइम पे हम बहुत अच्छे से नहीं सीख पाते। सीखने के लिए, लर्निंग के लिए हमारे इमोशंस का स्टेबल होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है लर्निंग में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इमोशंस, ठीक है। सम इंडिविजुअल एग्जिबिट्स प्रोमिनेंट पॉजिटिव इमोशन लाइक, कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्जिबिट मतलब पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, जैसे कि लव, अफेक्शन, और कुछ में भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, कुछ नेगेटिव इमोशंस जो है एक्सपीरियंस करते हो, और उनका जो है उनकी लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट पड़ता है। इसलिए स्टेबल इमोशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ना तो बहुत ज़्यादा खुश है, ना ही बहुत ज़्यादा जो है डाउन फील कर रहा है, हमारे इमोशन क्या रहे, स्थिर रहे। नेक्स्ट है एटीट्यूड। रिसर्च इंडिकेट करती है कि इंडिविजुअल वेरी इन एटीट्यूड, हर बंदे का एटीट्यूड जो होता है, एक धारणा, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़, थिंकिंग जो है डिफरेंट होता है। वो बच्चा अफेक्ट करता है उनके कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव रिस्पॉन्स को, यानी कि उनका अफेक्टिव रिस्पॉन्स, उनका जो है भावात्मक रिस्पॉन्स कैसा होगा, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स कैसा होगा। दोज विद स्ट्रक्चर एटीट्यूड टेंड टू हैव फास्टर, जिनका ऑलरेडी स्ट्रक्चर एटीट्यूड है, उनको पता है कि उनकी नीड क्या है, उनको कोई काम किस तरीके से करना है, उनके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उनके माइंड में ऑलरेडी इस चीज़ का स्ट्रक्चर बन रखा है। उनका जो डिसीज़न होता है, उनका जो फास्टर इमोशनल कॉग्निटिव रिस्पॉन्स जो है फास्ट होता है, ठीक है, वो बहुत जल्दी इमोशनल और कॉग्निटिव रिस्पॉन्स दे देते हैं। बल्कि जिनका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से बना नहीं होता है, जिनका फिक्स नहीं होता है, वो जो है इस चीज़ में थोड़ा पिछड़ जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं परसेप्शन ऑफ आइडियल वुमेन के बारे में। देखिए जो टीवी सीरियल्स मेकर, उनके अकॉर्डिंग आइडियल वुमेन कौन है, जो बैठ के टीवी देख रही है, ठीक है, जो बैठ के टीवी देख रही है। फिर टू द फैशन इंडस्ट्री के लिए ऐसी जो वुमेन है वो एक आइडियल वुमेन है। सोसाइटी के लिए देखिए आप, उसके हाथ की कोई गिनती नहीं है, इतने हाथ हैं, वो खाना बना रही है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर दे रही है, वो एक आइडियल वुमेन है। और जो इन लॉज के लिए कैसी वुमेन आइडियल है, जो पैसा, फ्रिज, कूलर, कार, AC सब लेके आ रही है, वो एक आइडियल वुमेन है, ठीक है। टू द एम्प्लॉय एंड मेल एम्प्लॉयज़ के लिए एक फूल की तरह खिलने वाली औरत जो है आइडियल है।
वो बोले विच वन ऑफ दिस, ये क्या, ये पर्सपेक्टिव है आइडियल वुमन का। इसका मतलब ये कि हर एक इंसान की थिंकिंग अलग है, हर एक इंसान अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जो है एक आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है आइडियल है। ठीक है, ये किस चीज़ को डिफ़ाइन करे, जेंडर को डिफ़ाइन करेगी, नहीं सोसाइटी ने क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन करी है। और स्पेशली देखा जाए तो सोसाइटी ने हर चीज़ वुमेन के लिए डिफ़ाइन करी है। मेल के लिए तो सिर्फ इतना डिफ़ाइन करे कि आप रो नहीं सकते हो, रोओगे तो आप लड़की थोड़ी हो। बाकी सब चीज़ महिलाओं के लिए ही है। और एक उनके लिए ये है कि आप कमाओ, वर्किंग हो, तभी जो है आपकी शादी हो पाएगी। पर आजकल ये वुमेन के लिए भी है। अगर वुमेन ठीक से जो है जॉब नहीं कर रही है, अच्छे से पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको भी बड़ी दिक्कत आती है, हर चीज़ में उनको फेस करनी पड़ती है, उनको नेगेटिव कमेंट्स और जो है आने वाले टाइम पे ये सुनना पड़ता है कि आप करते ही क्या हो। और अगर वो जॉब भी करती है तब भी उनको सुनना पड़ता है कि जॉब तो आजकल हर कोई कर रहा है, तो घर कौन संभालेगा, घर भी आपको संभालना है। अब हमारी डबल काम हो गया फ्रेंड्स, अब हमें जॉब भी करनी है और हमें जो है घर भी संभालना है। हमारे साथ जो है हमेशा ऐसे ही होता है और होता आया है, पर इस चीज़ को हम खुद ही चेंज कर सकते हैं। एक आइडियल वुमन वो होती है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको घर के सारे काम करने हैं, जॉब करनी है, बच्चे संभालने, नहीं। जो जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, साथ में जो चीज़ आपके पार्टनर को करनी चाहिए, आपकी फैमिली को करनी चाहिए, उस चीज़ का भी आपको रियलाइजेशन करवाना भी आपकी ही ड्यूटी है। ठीक है, आपको एक तरीके से होता है ना कि हर टाइम काम करने के लिए उपलब्ध, अवेलेबल, ऐसा नहीं बनना है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, योर ड्रीम्स, यू आर अ ह्यूमन बींग। आप एक ह्यूमन बींग हो, आप मशीन नहीं हो कि आपको काम सिर्फ काम 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 करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्रुपिंग चिल्ड्रन, हमें बच्चों के जो है ग्रुप बना देने हैं। ठीक है, और ग्रुप हम बच्चों किस तरीके से बनाएंगे, हमें पता है क्लास में डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले, डिफरेंट कल्चर वाले, डिफरेंट टैलेंट वाले बच्चे होते हैं। डाइवर्स का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं। ठीक है, हम उन बच्चों को ग्रुप बनाएंगे जिससे कि बच्चे एक दूसरे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है अडेप्टेड करिकुलम, हमें एक ऐसा करिकुलम बनाना है जिसके अंदर हर टाइप के बच्चे के लिए मटेरियल अवेलेबल हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम बनाना है। इम्प्लीमेंट करना है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी को, जो कि हर बच्चे के लिए अवेलेबल हो, हर बच्चे के लिए यूज़फुल हो, हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करता हो। ठीक है, ताकि वो बच्चे की लर्निंग को बढ़ा सके। फिर कंसिडर्ड फिजिकल डिफरेंसेस, यानी कि करिकुलम के साथ साथ हमें बच्चे की फ़िज़िकल डिफरेंसेस को भी कंसीडर करना है। यानी कि ऐसा ना हो कि एक बच्चा जो ठीक प्रॉपर तरीके से क्लास में बैठ नहीं पा रहा है और हम बच्चे को बोल रहे हैं बेटा आप गेम खेलिए, बेटा आप फुटबॉल खेलिए, बेटा आप जो है एक्टिविटी करिए, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बच्चे की फ़िज़िकल डिफरेंसेस को भी जो है देखते हुए चीज़ों को मैनेज करना है, क्लासरूम अरेंजमेंट करना है। नेक्स्ट है गेटिंग टू नो स्टूडेंट्स। गेटिंग टू नो स्टूडेंट, यानी कि टीचर का सबसे पहला जो कर्तव्य है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के बारे में जानना, बच्चों की नीड्स के बारे में जानना, बच्चों की डिज़ायर्स के बारे में जानना, बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स के बारे में जानना। तभी टीचर जो अपने लेसन प्लान को उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाएगा, जिससे कि बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, इंडिविजुअल नीड्स को टीचर जो है टैकल कर पाएगा। फिर है असेसिंग स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को हम असेसमेंट करें कि फाइनल असेसमेंट करें, नहीं। असेसिंग स्टूडेंट का मतलब है कि इसमें टीचर जो है बच्चे का असेसमेंट ले रही है, टेस्ट ले रही है, ये देखने के लिए, चाहे वो टेस्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बातों में हो सकता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी हो सकता है, ये देखने के लिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, ये टीचर कैसे ले सकता है, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज के थ्रू ले सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू ले सकता है, पर्सनैलिटी ट्रेट मेजर टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें बच्चे के एबिलिटी और इंटरेस्ट को जानने के लिए टीचर बच्चे को असेस करती है, यानी इसका असेसमेंट करती है। फिर प्लानिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे टीचर ने बच्चे का असेसमेंट लिया, ठीक है, उस असेसमेंट को टीचर कैसे यूज़ कर सकती है, प्लान टू इंस्ट्रक्ट दैट मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंट लर्निंग ग्रुप्स, यानी कि ऐसा इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऐसा काम और इस तरीके से बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना जो कि बच्चे की डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को, डिफरेंट लर्निंग मेथड को, वेज को जो है टैकल कर सकता है। बच्चे की अकॉर्डिंग टीचर जो है इंस्ट्रक्शन बच्चों को देगी और जो काम को डिवाइड कर देगी बच्चे के अकॉर्डिंग। जैसे कि कुछ बच्चे जो है एक्टिव पार्टिसिपेट होते हैं, उनको टीचर जो है कुछ एक्टिव पार्टिसिपेट करने वाला वर्क देगी, और कुछ जो स्लो लर्नर्स वगैरह होते हैं टीचर उनको थोड़ा लाइट वर्क देगी। ठीक है, जिसमें बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, फिर प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचर बच्चों को डिफरेंट टाइप के लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी, जैसे कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ के थ्रू, ताकि बच्चे के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को जो है टैकल कर सके, उनको मीट कर सके।
नेक्स्ट है प्रमोटिंग डाइवर्सिटी। हम सब जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में क्या अलग है, ठीक है। किस बेस पर? वैल्यूज़ के बेस पर, नॉलेज के बेस पर, कल्चर के बेस पर हर एक बच्चा अलग है। हमें डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, ना कि दबाना है। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे बेटा आप सब इक्वल हो जाइए, नहीं, क्योंकि वो सब क्या है, वो सब अनइक्वल है, ठीक है। कुछ किस चीज़ में बेटर है तो कुछ किस चीज़ में बेटर है, इसी वजह से। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमें हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है अपनी क्षमताओं को डेवलप करने में। अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सके, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प टीचर इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स एंड क्रिएट इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में टीचर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ताकि टीचर जो लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव कर पाए और क्लासरूम में इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बना सके। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।